Hello everyone, welcome to Mansarovar Law Center. My name is Snigdha Gupta and I take your two sections Maths and Reasoning. और आज मैं आपका जो इस वीक का मॉक है उसका एनालिसिस करूंगी आपके साथ, ऑब्वियसली अपने सेक्शंस का, दैट इज मैथ्स एंड रीजनिंग. तो देखो, मॉक टेस्ट देना जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट उसका एनालिसिस है. एंड एक सबको बहुत गलत इंप्रेशन होता है कि मॉक टेस्ट हम इसलिए देते हैं जिससे कि हमें पता लगे कि हमारा क्या स्कोर आएगा या हमारी कितनी प्रिपरेशन हुई है. दैट इज़ नॉट द रियल पर्पस ऑफ मॉक टेस्ट. मॉक टेस्ट का एक्चुअल पर्पस ये होता है कि आप पहले तो एक बार मॉक टेस्ट जब आप देते हो तो आप रियलाइज़ करते हो बहुत सारी चीज़ें जो शायद आपको नहीं पता होती. जैसे कि कुछ सेक्शंस में आप होते हो कि शायद मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ, आई एम डूइंग वेरी वेल, बट जब हम मॉक टेस्ट देते हैं तो हम रियलाइज़ करते हैं कि नहीं, शायद इसमें मुझे काम करने की ज़रूरत है. कुछ सेक्शंस में हमें बहुत डर लगता है, बट जब हम मॉक टेस्ट देते हैं तो हम रियलाइज़ करते हैं कि एक्चुअली में वी आर वेरी गुड एट दो सेक्शंस. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जब हम मॉक टेस्ट देते हैं तो हमारा क्वेश्चन बैंक बहुत इंक्रीज होता है. तो आपने मॉक टेस्ट दिया, 120 क्वेश्चन थे, जो भी आपका स्कोर आया डजेंट मैटर, आपने बस ये देखना होता है कि मेरे जो भी क्वेश्चंस गलत हैं वो क्यों गलत हैं. एंड हमें उस स्टेज पे पहुंचना होता है कि अगर हम इस सेम मॉक टेस्ट को फिर से दें तो अब हमारा 100% स्कोर है. तो सपोज आपने मॉक टेस्ट दिया, 120 में से आपके 100 क्वेश्चंस भी करेक्ट है, तो आपने खुश नहीं होना. आपने देखना है वो जो 20 गलत है वो क्यों गलत है. उन 20 पे अगर आपने काम कर लिया तो आप इस पोजीशन में हो गए कि ये जब मॉक टेस्ट आप फिर से दोगे तो आपके 120 में से 120 आएंगे, 100% स्कोर आएगा. एंड इस तरह से आपका क्वेश्चन बैंक बढ़ता जा रहा है और आपकी बहुत ग्रोथ होती रहती है. तो अपना स्कोर चेक करना हमारा पर्पस नहीं होता. हमारा पर्पस होता है कि जो भी हमारी गलतियां हैं उन पे इस तरह से काम करें कि फ्यूचर में अगर सेम क्वेश्चन आए तो हम 100% उसको सॉल्व कर पाएँ. दैट इज़ वाई आई विल बी डूइंग माई सेक्शंस. और मेरे सेक्शंस में जितने भी क्वेश्चन ऐसे हैं जहां मुझे लगता है आपको डिफिकल्टी आई होगी या आपको कोई डाउट होगा, उसको मैं क्लियर कर दूंगी. एंड यू विल सी दैट यू विल बी कंप्लीटली डन विद दिस मॉक. ओके, सो देखो, मैथ्स एंड रीजनिंग के आपके क्वेश्चंस हैं फ्रॉम 70 ऑनवर्ड्स. 45 क्वेश्चंस है, 70 से लेके 115 आपके क्वेश्चंस है मैथ्स एंड रीजनिंग के. सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस. Yes, this is your logical reasoning section. Your logical reasoning section has started from here. पहले आपके कुछ passages हैं which we will come to on later on because passages में बहुत ज़्यादा किसी स्टूडेंट्स को ऐसी डिफ़िकल्टी नहीं होती, तो इनको हम बाद में करेंगे. पहले जिन एरियाज़ पे सबको डिफ़िकल्टी होती है उनको हम करेंगे. तो आपका क्वेश्चन नंबर 95. क्वेश्चन नंबर 95 के ऊपर एक छोटी सी पजल आई है. देखो, जब हम पेपर भी देते हैं ना तो आप सीधा सॉल्व करना नहीं शुरू करते. पहले आप गो थ्रू करोगे पेपर में कि क्या क्या मुझे दिया है. आपने जैसे रीजनिंग सेक्शन शुरू करा तो फर्स्टली यू सी कि अच्छा रीजनिंग सेक्शन है, अच्छा मुझे एक पैसेज दिया हुआ है, पैसेज दे रखा है ये अबाउट इंडियन क्रिकेटर एंड समथिंग रिलेटेड टू डिप्रेशन. वैसे तो सिंपल लग रहा है, ठीक है, ओके, गो थ्रू इट. फिर आपने देखा है गगनयान के ऊपर पैसेज दे रखा है. फिर आपने देखा एक इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस के ऊपर पैसेज है. फिर एक पैसेज साइबर सिक्योरिटी के ऊपर है, ठीक है, एक इकोनॉमी के ऊपर है, एक आपका क्वेश्चन आया हुआ है पजल से रिलेटेड, एक आपका कोडिंग टू कोडिंग का क्वेश्चन है. दिस इज ऑल दैट इज देयर इन रीजनिंग सेक्शन. एंड आपने रियलाइज करा कि पैसेजेस पढ़ने में तो फिर भी टाइम लगता है, बट ये एक छोटी सी पजल आई हुई है और एक कोडिंग टू कोडिंग का क्वेश्चन है. तो बिफोर यू डू द पैसेज पार्ट जहाँ टाइम लगेगा, पहला वो जगह करो जहाँ पे आपको पता है कि आप 100% आंसर निकाल पाओगे और जल्दी आंसर निकाल पाओगे, राइट. तो आपने पूरा वो देख लिया आपका रीजनिंग का सेक्शन, एक नज़र मार ली. इट विल जस्ट गिव इट 15-20 सेकेंड्स. एक फटाफट आपने नज़र मार ली कि क्या क्या आपको मिला है, जिससे आप एक डिसीजन ले सको कि कहाँ पे आपको स्टार्ट करना है. एंड वी विल स्टार्ट विथ द पजल पार्ट. तो ये आपकी पजल, दिस इज द क्वेश्चन. एंड स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग ऑफ स्क्रीन जिससे कि आपको पूरी स्क्रीन मिले और मेरे पास भी स्पेस हो टू सॉल्व. ऑलराइट, सो आपकी पजल है that 10 persons are standing in 4 different queues, that is 1 2 3 4 in the same order.
तो 4 क्यूज हैं, 1 2 3 4 क्यू यानी लाइनें, जिसमें 10 लोग खड़े हैं। हर क्यू में कम से कम एक मेल और एक फीमेल है। तो अगर आपने पजल्स टॉपिक पढ़ा है तो आप रियलाइज करोगे कि आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो। आई एम मेकिंग सम स्पेस। देखो प्लीज, मैं आपको एक सजेशन दूंगी। सपोज आपने पजल्स अब तक मुझसे नहीं पढ़ा, तो जो क्वेश्चंस आ रहे हैं जो आपने अब तक नहीं पढ़े मुझसे, उन पे प्लीज बहुत ज़्यादा मेहनत मत करना, क्योंकि जब आप वो टॉपिक पढ़ लोगे तो आपके लिए वो वैसे ही बहुत ईजी हो जाएगा। अभी आप उसको छोड़ दो, ठीक है? सिर्फ बस आप वीडियो देख सकते हो, बट बहुत ज़्यादा मेहनत उस पर मत करो, क्योंकि जब मैं बताऊंगी तो बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगी, तो आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे एंड आपका पूरा कंप्लीटली डन एंड डस्टेड होगा वो टॉपिक। तो अगर आपने टॉपिक पढ़ा है तो आपको ये देख के समझ आ गया होगा कि 4 क्यूज हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपको बनाना है एक कॉलम, क्यू नंबर 1 2 3 and 4, and each queue consists of at least 1 male and 1 female. हर क्यू में एटलीस्ट एक मेल है और एटलीस्ट एक फीमेल है। राइट, देयर आर 4 मेल्स। 4 मेल्स हैं हमारे पास, A, B, C and D, and there are 6 females. P, Q, R, S, T and U। 6 females हैं। ओके तो देखो, अभी आपको ऑलरेडी बता दिया है कि हर क्यू में एटलीस्ट एक मेल है एंड एटलीस्ट एक फीमेल है। इसका मतलब चारों क्यूज में एक एक मेल होगा, यानी A एंड B, B एंड C, C एंड D कभी भी एक साथ नहीं होंगे, सारे अलग अलग क्यूज में होंगे। एंड हर में एक फीमेल है, तो 6 फीमेल्स में से 4 फीमेल्स तो अलग अलग होंगी, बाकी 2 कहीं भी होंगी, उसका हमें नहीं पता। नाउ B एंड R आर इन क्यू नंबर 1, B एंड R आर इन क्यू नंबर 1, तो B भी क्यू में हो गया एंड R भी। तो यहाँ का हमें मेल पता लग गया एंड यहाँ की एक फीमेल भी पता लग गई। B and R are in queue number 1 and only D and Q are in queue number 4. B and R फर्स्ट क्यू में है, हो सकता है यहाँ पे और भी लोग हो, बट आपको दिया है कि जिस क्यू में D and U है वहां सिर्फ D and U ही है। ओनली D and U are in Q4। Q4 में D हो गया मेल एंड U हो गई फीमेल, और इस क्यू में अब और कोई नहीं आ सकता। इट सेज क्लियरली, सो ओनली D एंड U आर इन क्यू नंबर 4। तो क्यू नंबर 4 हो गई है फुल। इस क्यू में अब ना कोई और मेल आ सकता, ना कोई फीमेल आ सकती। ओके, नाउ C doesn't stand next to the queue in which B is there। C B के साथ वाली क्यू में नहीं है, तो यानी C इस क्यू में नहीं हो सकता। दैट मीन्स C हैज टू बी इन दिस क्यू। वैसे भी C मेल है तो ऑब्वियसली B वाली क्यू में वैसे भी नहीं हो सकता, और साथ वाली में आपको मना कर रखा है, तो C हैज टू बी इन दिस क्यू। क्योंकि 4 ही मेल्स हैं और 4 ही क्यूज हैं, तो कोई भी 2 मेल तो एक क्यू में नहीं हो सकते, तो C हैज टू बी इन दिस क्यू एंड दैट मीन्स A मस्ट बी इन दिस क्यू। तो मेल्स का आपको सारे का पता लग गया। He doesn't stand next to the queue in which B is there. Q and S are in even numbered queue. Q and S are in even numbered queue. Q and S even number queue में है, but even number queue में 2 में तो हो सकते हैं, but 4 में तो हो ही नहीं सकते because 4 already full हो चुकी है। That means Q and S इस वाली क्यू में है। 2 में ही हो सकते हैं क्योंकि इवन नंबर में है, 4 तो ऑलरेडी फुल है। P and T are in the same queue। P and T
देखो क्यू एन एस भी खत्म हो गए, पी एन टी सेम क्यू में। अब पी एन टी किस क्यू में होंगे, या तो इसमें हो सकते हैं, या इसमें हो सकते हैं, या इसमें, बट सी वाली क्यू में, थर्ड क्यू में अभी तक कोई फीमेल तो हमें पता ही नहीं। दैट मीन्स ऑब्वियसली पी एंड टी चाहे एक साथ हैं, वो दोनों थर्ड क्यू में है। ओके, पी एंड टी आर इन द थर्ड क्यू एंड योर क्वेश्चन इज ओवर। तो हमें पता लग गया है कि मेल्स कौन है कौन सी क्यू में, एंड फीमेल्स कौन कौन सी क्यू में है। हमारी कंडीशन थी कि हर क्यू में कम से कम एक मेल होना चाहिए एंड कम से कम एक फीमेल होनी चाहिए, एंड बाकी कंडीशंस भी हमने फॉलो करी है। तो हाउ मेनी पीपल आर देयर इन क्यू नंबर 3? क्यू नंबर 3 में कितने लोग हैं? 3 लोग फॉर श्योर। टीपीटी। हु ऑल आर स्टैंडिंग इन क्यू नंबर 1? नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑल आर स्टैंडिंग इन क्यू नंबर 1? क्यू नंबर 1 में कौन है? सिर्फ बी एंड आर, ओनली बी एंड आर। This is also correct. Who may be standing on the right of T? T के राइट में कौन खड़ा हो सकता है? T के राइट में या तो D होगा या तो U होगा, राइट? क्या T के राइट में B हो सकता है? नहीं। Let me zoom out. क्या टी के राइट में आर हो सकता है? नॉट पॉसिबल, तो वैसे भी एक क्यू छोड़ के है। क्या टी के राइट में पी हो सकता है? नॉट पॉसिबल, पी तो उसी क्यू में खड़ा हुआ है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो हु मे बी स्टैंडिंग ऑन द राइट ऑफ टी? टी के राइट में इसके साथ वाली क्यू वाले लोग हो सकते हैं, दैट इज डी या फिर यू में से कोई, एंड आपका करेक्ट आंसर हो गया डी। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वाज सी ए एंड आई एम श्योर यू नो कि जब एक बार आपकी पजल सॉल्व हो गई, तो पजल से रिलेटेड चाहे 3 क्वेश्चन है, चाहे 5 क्वेश्चन है, चाहे 10 क्वेश्चन है, आपके सारे क्वेश्चंस करेक्ट होंगे। इट इज़ ओनली अ मैटर कि पहला पेशेंटली पजल को सॉल्व कर लो, ठीक है? ऑलराइट, तो ये था हमारा एक क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आया है दैट इज रिलेटेड टू कोडिंग डिकोडिंग, एंड लेट्स ट्राई एंड सॉल्व दैट क्वेश्चन ऑल्सो. For this I may be on the screen. Even if I don't go off screen, there is not a problem as of now. So let's see. Study the following information carefully to answer the given questions. In a certain code language, safe, eat, healthy, clean is coded as this. Okay. अब देखो, कोडिंग डिकोडिंग अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा कि कोडिंग डिकोडिंग में कोई फिक्स रूल नहीं होता कि कोई क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। वो तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है और हर क्वेश्चन में हमें जज करना पड़ता है, राइट? सो इन 4 वर्ड्स को ऐसे लिखा गया है। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दोगे, यू कैन ऑलवेज पॉज द वीडियो एंड यू कैन चेक, ट्राई कर सकते हो। थोड़ा सा भी अगर आप मेहनत करोगे तो आप रियलाइज करोगे कि इसमें एक वर्ड है 3 लेटर का, ईट, एक वर्ड है 4 लेटर का, एक वर्ड है 5 लेटर का, और एक वर्ड है 7 लेटर का। एंड यहाँ भी आपको नंबर्स दे रखे हैं 3, 4, 5 एंड 7। एंड इफ यू पे अ लिटिल मोर अटेंशन तो आप देखोगे ईट में क्या करा इन्होंने, ई की जगह, ई से जो नेक्स्ट अल्फाबेट आता है वो लिख दिया एफ, बीच वाला अल्फाबेट एज इट इज छोड़ दिया, एंड टोटल कितने अल्फाबेट्स हैं, लास्ट अल्फाबेट को उठा के वो नंबर लिख दिया। तो इन्होंने क्या करा है, ईट की जगह उन्होंने लिख दिया ई की जगह एफ, ए एज इट इज, एंड ई ए टी, टोटल 3 अल्फाबेट्स हो गए। दिस इज द कोड फॉर ईट। इसी तरह से इन्होंने सेफ के कोड को क्या कर दिया, एस की जगह, एस से नेक्स्ट आता है टी, ए एन एफ तो एज इट इज छोड़ दिया, एंड कितने अल्फाबेट्स हैं यहाँ पे 4, तो इन्होंने लिख दिया 4। सो इन्होंने क्या करा है, एक तो नंबरिंग कर दी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जितने लेटर्स हैं किसी वर्ड में एंड में वो लिख दिया, एंड बस फर्स्ट लेटर को चेंज करके उसकी जगह उसके जो नेक्स्ट अल्फाबेट आया है वो उन्होंने लिख दिया है। ऑलराइट,
सो सपोज हेल्दी का कोड निकालना है, तो हेल्दी की जगह आप लिखोगे 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गए। एच की जगह आ जाएगा आई, बाकी सब सेम रहेगा EALTH, और वाई की जगह हो जाएगा 7। ओके, IEALTH 7, दिस इज गोइंग टू बी द कोड। तो इस तरह से उन्होंने कोडिंग कर दी है। ओके, सो दे आर आस्किंग व्हाट इज द कोड फॉर लास्ट अर्निंग वॉज मनी। लास्ट अर्निंग वॉज मनी। सबसे पहले जो सबसे छोटा वर्ड है वॉज, उसका कोड लिख लो। W की जगह क्या हो जाएगा, W से नेक्स्ट क्या आता है, W के बाद आएगा X, XA3। तो फर्स्ट हमारा जो वर्ड बनेगा दैट इज XA3, क्योंकि हमारा ऑब्वियसली आंसर A ही हो गया, क्योंकि और किसी में तो XA3 आपको दे ही नहीं रखा है। तो पहले हो गया वॉज की जगह हो गया XA3, लास्ट की जगह L की जगह, L से नेक्स्ट क्या आता है M, AS4, मास 4, MAS4। मनी की जगह M की जगह क्या हो जाएगा N, ONE5, एंड सेम हो जाएगा अर्निंग की जगह फार्निंग हो गया। ओके, सो आई होप आपको समझ आ गया किस तरीके से हमारे आंसर्स आए हैं। एंड अच्छा क्वेश्चन था। देखो क्लैट के सेक्शन में ज़्यादातर हमारे पेपर्स में एनालिटिकल आता है, बट लॉजिकल क्या है आने लग गया है। इस साल भी लॉजिकल के क्वेश्चंस आए हैं, एंड लॉजिकल जब आते भी है तो अच्छी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, और आईलेट में तो आता ही है बहुत सारा लॉजिकल। सो अच्छा क्वेश्चन था, एंड आई होप यू आपको समझ आया कि किस तरह से हमने कोडिंग करी है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको समझ आ गया, 99 एंड 100 भी आप 101 आप सब आराम से कर सकते हो। ऑलराइट, नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड, एंड नाउ आई हैव टू गो ऑफ स्क्रीन बिकॉज अब क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं, तो आपको वो देखना पड़ेगा, एंड आपको पूरी स्क्रीन चाहिए होगी। सो ये थे हमारे क्वेश्चंस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। क्वांट में पहले एक बार अपना सेक्शन चेक करते हैं। सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन आया हुआ है, बकेट में है पेंट एंड वाटर। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन बोल लो, या फिर आप मिक्सचर एंड एलिगेशन बोल लो। नाउ विल सॉल्व द मैथ सेक्शन, बट आई थिंक फॉर दैट आई हैव टू गो ऑफ स्क्रीन बिकॉज अदरवाइज आपको क्वेश्चन नहीं दिखेगा। ऑलराइट, सो alright, so our next question is of maths, and the question is, study the chart below and answer the following question. There are 4 buckets, B1, B2, B3, B4, and each bucket has paint and water in the ratio as given. It says there are 4 buckets, namely B1, B2, B3, B4. Each contains a mixture of paint and water. It is further known that the volume of water in bucket B1 and B4 is 1600 ml. B1 and B4 is 1600 ml each. Okay. तो अगर हमें पता है कि इनमें 1600 ml है, तो कैन वी फाइंड आउट पेंट एंड वाटर कितना कितना है? ऑफ कोर्स वी कैन। देखो, इसके लिए आपको यू शुड हैव नोन रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अगर आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन आता है तो आप बहुत इजीली निकाल सकते हो। तो पेंट अगर है 7x, तो वाटर है 3x, विच मेक्स इट 10x, which is totally equal to 1600 ml. तो x की वैल्यू हो गई 160। तो पेंट कितना हो गया, 7 into 160, that is 1120 ml, and water कितना हो गया, 3 into 160, that is 480 ml. तो इस बकेट में 1120 ml इतना पेंट है, एंड 480 ml इतना वाटर है।
सेम वे अगर आप बकेट B4 के 1600 ml को 3:1 में स्प्लिट करोगे तो आपको पता लग जाएगा 1200 ml पेंट है एंड 400 ml वाटर है। सेम वे से अगर हम स्प्लिट करेंगे तो देखो, लेट मी रिपीट, अगर आपने रेशियो प्रोपोर्शन नहीं पढ़ा तो शायद अभी आप ये चीज़ नहीं कर पाओगे। एंड आपने ये नहीं करना कि मैम समझ नहीं आया। अगर आपने अभी नहीं पढ़ रखा तो इट्स ओके, लेट इट बी, वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम। जब मैं पढ़ाऊंगी तब आप इस चीज़ को समझ पाओगे। तो आपने पेशेंटली पढ़ना है। जितना ऑलरेडी पढ़ चुके हो उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। जो आपने नहीं पढ़ा उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया, थोड़ा सा क्लास में देख लिया, थोड़ा मॉक में देख लिया, ऐसे करके नहीं फ़ायदा। जब भी कोई चीज़ पढ़ो उसको वन गो में पूरा इन डेप्थ पढ़ो। ओके, तो आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप थोड़ा बहुत देख के समझो। नहीं आता आप समझो, कोई बात नहीं, जब मैम पढ़ाएंगे तब मैं पढ़ लूंगा, अभी मुझे कोई जल्दी नहीं है। ऑलराइट, एंड फॉर दोज यू हैव अंडरस्टूड यू मस्ट नो कि अभी तक बहुत सिंपल है। नाउ नेक्स्ट लाइन, bucket B3 has 100 ml more of both water and paint than present in bucket B4. bucket B4 में जितना पेंट एंड वाटर है bucket B3 में उससे 100 ml ज़्यादा है। यानी यहाँ पेंट 1200 की जगह 1300 ml है एंड वाटर 500 ml है। ओके, देखो सेट भी बैठा है 13:5, 1300:500। तो मेरा टोटल मिक्सचर कितना हो गया? 1300 + 500, 1800 ml। यहाँ तक आई होप क्लियर होगा आपको। देन फर्दर आपका क्वेश्चन हो गया, फर्दर एक पॉइंट हो गया दैट द रेशियो ऑफ वाटर इन bucket B2 and B3 is 3:5. Actually this is not water, यहाँ पे ना mixture आना है। Let me just make this correct. The ratio of mixture in buckets B2 and B3 is 3:5. Alright, ठीक है। So यहाँ जितना मिक्सचर है, यहाँ जितना भी मिक्सचर है, the ratio of mixtures in bucket B2 is to B3 is 3:5. अगर यहाँ पे 3x मिक्सचर है तो यहाँ पे 5x मिक्सचर है। पर हमें पता है बकेट B3 में 1800 ml है, सो x की वैल्यू क्या हो गई? 360। तो बकेट B2 में टोटल कितना मिक्सचर हो गया? 3 × 360, 1080 ml। तो बकेट B2 में 1080 ml मिक्सचर है। ओके, यहाँ जितना मिक्सचर है और यहाँ जितना मिक्सचर है उसका रेशियो है 3:5। So if this is 5 units, this has to be 3 units. So यहाँ पे हो गया 1080 ml। एंड अगर 1080 ml को आप 7:1 में स्प्लिट करोगे, that will become 245 ml is to 135 ml. ओके, देखो मैं बार बार स्प्लिट पूरा नहीं कर रही बिकॉज आप लोगों को आता है करना एंड मेरा पॉइंट है कि मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करूं। ठीक है, छोटी मोटी कैलकुलेशंस होती हैं, आप लोग कर सकते हो। ऑब्वियसली डाउट हो तो आप फिर भी पूछ सकते हो। तो अब हमारे पास सारा हमारा डेटा रेडी हो गया। अब हमसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम सॉल्व कर पाएंगे। लेट मी कम ऑन द स्क्रीन। अगर आप ऐसे पूरा स्टार्टिंग में सॉल्व नहीं करोगे तो आपको हर क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि कभी भी आपके पास कोई क्वेश्चन आए तो आप पहले सारी कैलकुलेशंस कर लो। अगर आप नहीं करोगे तो आपको रिपीटेडली करनी पड़ेंगी और बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो पहले एक बार करके रख लोगे, इट विल बिकम मच ईजियर फॉर यू। ऑलराइट, ओके। नाउ आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर्स इन द 4 buckets? टोटल वॉल्यूम क्या है इसकी मिक्सचर की 4 buckets में? तो इसको हम टोटल कर लेंगे 1600 plus 1080 plus 1800 plus 1600. That will give us 6080 ml.
ऑलराइट, दैट इज द करेक्ट आंसर। एंड इस टाइप के आपके कोई भी क्वेश्चन है आप सॉल्व कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ पेंट एंड वाटर in bucket B3 and B4 combined? What is the ratio of paint and water in bucket B3 and B4 combined? B3 में total paint and B3 and B4 में total कितना paint हो गया? 1300 plus 1200 2500 and total water कितना हो गया? 500 plus 400 900 25:9, तो वेरी इजीली सॉल्वेबल। ऑलराइट, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 103। एंड इस तरह के सिमिलर क्वेश्चंस है, आप ट्राई करना, आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। देन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 5 बैग्स B1, B2, B3, B4, B5. Each of them contains tokens of 4 colors, red, blue, green and yellow. 5 बैग्स हैं, हर बैग में अलग अलग कलर के टोकन्स हैं, रेड कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर। The below table gives us some information about the same. Okay. So हर बैग में अलग अलग कलर के टोकन्स हैं, जैसे कि बैग B1 में रेड कलर के 41 टोकन्स हैं, ग्रीन कलर के 24 टोकन्स हैं। N means the number of tokens. P means the probability of picking a token of that color. P का मतलब ब्लू कलर का टोकन निकलने की probability is 1/4। देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको probability आना चाहिए। अगर आपको probability आता है तो आप इन क्वेश्चंस को easily कर सकते हो। ओके, सो इट सेज 41 टोकन्स है रेड कलर के, 24 टोकन्स है ग्रीन कलर के। ब्लू निकालने की प्रोबेबिलिटी है 1/4। ब्लू निकालने की प्रोबेबिलिटी, ब्लू कलर का टोकन निकले, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4, यानी टोटल जितने भी टोकन्स हैं उसके 1/4 टोकन्स ब्लू कलर के हैं, राइट। एंड येलो टोकन निकालने की प्रोबेबिलिटी है 1/8, यानी टोटल जितने भी टोकन्स है उसके 1/8 टोकन्स येलो कलर के हैं। सो लेट मी मेक दिस क्लियर टू यू, आप कैसे सॉल्व करोगे। वैसे तो अगर आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ा है तो आपको समझ आ गया होगा, पर अगर आपको डाउट है तो आई मेक दिस क्लियर प्लीज। इट्स वेरी सिंपल टू सॉल्व। अगर हम बैग B1 की बात करें तो बैग B1 में सपोज X टोकन्स है, दैट इज इक्वल टू 41 रेड टोकन्स, 24 ग्रीन टोकन्स प्लस जितने टोकन्स हैं उसके 1/4 टोकन्स है ब्लू, यानी x/4 इज ब्लू टोकन्स प्लस x/8 1/8 इज येलो टोकन्स। So total tokens is equal to red tokens, blue tokens, green tokens, blue tokens and yellow tokens. All right. इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये 4 हो गया और ये 8 हो गया, तो इसको we can just make it double. So either we can just bring it that side. So आपका this will become 61, 65. So let us make it here x minus x upon 4 minus x upon 8 is equal to 65. ये 8 बेस में हो जाएगा तो यहाँ पे 8 चला जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। So 8 minus 2x minus x, 8x upon 8 is equal to 65. So that makes it 5x upon 8 is equal to 65. X is equal to 13 into 4, 104. So total बैग B1 में 104 टोकन्स है, जिसके 1/4
ब्लू टोकन है। सो 104 का 1/4 इज इक्वल टू 26 एंड उसके अलावा अगर हमें येलो टोकन्स निकालने हैं तो आपके येलो टोकन्स हो जाएंगे 104 के 1/8, दैट मेक्स इट 13 टोकन्स। ऑलराइट, टोटल 104 टोकन्स हैं, जिसमें से रेड टोकन्स इतने हैं, ब्लू इतने हैं, ग्रीन इतने हैं एंड येलो इतने हैं। प्लीज पहले देखो ये आपको समझ आया? ठीक है, सो बैग B1 में टोटल 104 टोकन्स, जिसमें से रेड एंड ग्रीन हमें पता थे, ब्लू एंड येलो हमने निकाल लिए। ऑलराइट, देखो सेम वे से आप बैग B5 के टोकन्स निकाल सकते हो। बैग B5 में जितने भी टोकन्स है, सपोज Y टोकन्स है, तो Y का 3/11 प्लस Y का 2/11 प्लस 30 प्लस 36 इज इक्वल टू Y। अगर आपको लिखना हो तो सपोज B5 में आपको निकालने कितने टोकन, सपोज Y टोकन है टोटल, दैट विल बी इक्वल टू 30 प्लस 36 प्लस 3Y/11 प्लस 2Y/11। ऐसे करेंगे, इससे Y आ जाएगा, Y की वैल्यू हो जाएगी 121, Y का 3/11 तो यहाँ पे आ जाएंगे 33 टोकन्स एंड यहाँ पे आ जाएंगे 22 टोकन्स। ऑलराइट, दिस इज ऑल दैट वी कैन फाइंड, क्योंकि बाकी जगह कुछ कुछ डेटा मिसिंग है, तो फिलहाल हम यही निकाल सकते हैं। ओके, नाउ योर क्वेश्चन इज व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ टोकन्स इन बैग B1। बैग B1 में टोटल कितने टोकन्स हैं? आपका आंसर हो गया 104। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ टोकन्स इन बैग B5? 121। Then if number of green and yellow tokens in bag B3 is equal, number of green and yellow tokens, तो यहाँ पे भी 4/15 ही है। Green and yellow tokens are equal, then what is the difference between the number of red and blue tokens in bag B3? Okay, so देखो आपको पता लग गया यहाँ पे कितने tokens हैं, यहाँ पे 36 है, यहाँ पे जितने भी सपोज Z है, Z टोकन है सपोज यहाँ पे, तो Z इज इक्वल टू 36 प्लस Z का 1/6 प्लस Z का 4/15 प्लस Z का 4/15। यहाँ से टोटल टोकन्स आ जाएंगे। जब टोटल टोकन्स आ जाएंगे तो दो तरह के टोकन्स का डिफरेंस भी आ जाएगा। ऑलराइट, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। And then we move. Okay, so this is the last question. The last question that you have, it is related to cost price, selling price, मतलब आपका profit and loss का question है। Study the following information carefully and answer the questions given below. The given bar shows the cost price of 5 different articles. 5 अलग आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस आपको दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल ए का कॉस्ट प्राइस है 2400, देखो 2500 से एक नीचे यानी 2400। इस तरह से सबके कॉस्ट प्राइस आपको बता रखे हैं। तो बी का आपको कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, स्केल लेके करोगे ना आप और अच्छे से कर पाओगे। दिस बिकम्स 1200, दिस इज 800, 3200 एंड 4500। तो 5 आर्टिकल्स के आपको प्राइस लिखे हैं। इट इज ऑलवेज बेटर आप बार पे ऊपर लिख लो, जिससे कि आपको बार बार चेक ना करना पड़े। तो एक बार आपने वैल्यू लिख ली, ठीक है। द गिवन बार शोज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 डिफरेंट आर्टिकल्स। इफ द कॉस्ट प्राइस इज लेस देन 1500 then it is marked up by 20%, and if the cost price is more than 1500 then it is marked up by 25%. क्या मतलब है इसका? Let's make a chart. एक कॉलम बनाओ आप कॉस्ट प्राइस और एक कॉलम बनाओ आप MRP, and there are 5 articles A, B, C, D and E.
5 आर्टिकल्स की कॉस्ट प्राइस 2400, 1200, 800, 3200, 4500. नाउ इट सेज अगर कॉस्ट प्राइस 1500 से कम है, 1500 से कम यानी ये केस एंड ये केस, 1500 से कम अगर कॉस्ट प्राइस है देन इट इज मार्क्ड अप बाय 20%. देन MRP 20% ज़्यादा रख दी है, यानी आपको निकालना है 1200 का 20% ज़्यादा MRP यानी 120%. दैट इज 1440. इसी तरह से 800 का 120%, दैट इज इक्वल टू 960. आई एम अज्यूमिंग आपको प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज आता है तभी आप इनको कर पाओगे. एंड इफ कॉस्ट प्राइस इज मोर देन 1500 देन इट इज मार्क्ड अप बाय 25%. बाकी सब में केस में 25% ज़्यादा प्राइस हम चार्ज कर रहे हैं, यानी 2400 का 125%. नाउ प्लीज डोंट आस्क मी मैम 125% कैसे हुआ, ये मैं रिपीटेडली क्लास में बताती हूँ, तो अगर आपने टॉपिक पढ़ा हुआ है तो आपको आता होगा. सो दिस बिकम्स 3000, 3200 का 125% becomes 4000 and इसका 125% becomes 5625. Okay. Now it says if MRP of items is less than 3500. अगर MRP 3500 से कम है, यानी ये केस एंड ये केस 3500 से कम है, then discount of 15% is offered. ऐसे में डिस्काउंट दिया है 15%. Just a second, just give me a moment. Okay, then ऐसे में 15% का डिस्काउंट है. And if mark price is more than 3500 then discount is 20%. तो ऐसे में अब सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, 30,000 पे 15% डिस्काउंट है यानी 85% वैल्यू, 3000 पे 15% डिस्काउंट है यानी 85% वैल्यू पे वी आर सेलिंग. इट इज इक्वल टू 2550. इसका भी 15% डिस्काउंट यानी 85% पे वी आर सेलिंग, तो 1224. 15% डिस्काउंट 816 रुपीज़. 20% डिस्काउंट यानी 4000 की जगह 3200 का वी आर सेलिंग. 20% डिस्काउंट दैट मीन्स 5625 का 20% डिस्काउंट, so 4500 पे वी आर सेलिंग. नाउ यू हैव द एंटायर लिस्ट ऑफ कॉस्ट प्राइस, MRP, डिस्काउंट एंड सेलिंग प्राइस, सब कुछ. तो आपका जैसे क्वेश्चन है व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल सी. आर्टिकल सी का सेलिंग प्राइस 816. एंड देन रिमेनिंग क्वेश्चंस, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आप पढ़ोगे, आप सॉल्व कर सकते हो. बेसिक्स मैंने आपको इस टॉपिक के बता दिए. ओके, ऑलराइट, so then this is it. All right, this was the mock analysis. I have done detailed analysis of all the questions where I felt you could have faced any problem. In case इसके बाद भी आपको कोई problem है, you can ask me personally and I would like to end the session here. Thank you.